तो चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अभी जो है आज का जो टॉपिक है ये हमारा कोई क्लास का टॉपिक अलग से नहीं रहेगा, है ना। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है। किसका? फिजिक्स का आने वाला है जस्ट एग्जाम, ठीक है। सीजी बोर्ड का फिजिक्स का आने वाला है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो ज़्यादा लाभदायक होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है। जो बच्चे डेरिवेशन तो बना लेते हैं पर उनको समझ में ये नहीं आता कि न्यूमेरिकल आएगा कहाँ से और न्यूमेरिकल बनाना कैसे है, क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा आज की क्लास में, सबसे पहले तो मैं आपको वो सारे ट्रिक और वो सारे फॉर्मूले दूंगा जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कुछ टर्म्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लीजिए। और लास्ट में ना मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो डेरिवेशन के लिए और न्यूमेरिकल के लिए सब के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए क्या है अच्छा टॉपिक फॉर 12th सीबीएसई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। किसके लिए है? सिर्फ सीबीएसई की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए है ये पूरा जो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का हमारा ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर वीडियो थोड़ा अगर बड़ा हो भी आता है ना तो इतना आप कर लीजिए, आपका ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा जितना इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा लंबा रहता भी है वीडियो, अगर मान के चलो 2-4 मिनट का, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करिए, आप मेहनत करिए थोड़ा सा। तो देखिए पहला अपना जो लॉ आता है इसमें है ये कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ दिख रहा है आपको, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? तो एप्लीकेबल है, याद रखना किसके लिए, अगर कोई दो चार्ज क्या हो, रेस्ट पे होते हैं। अगर वो चार्ज मोशन में रहेंगे तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, रेस्ट पे। तो आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है ना। तो इस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है आपका, 1 नंबर का एक क्वेश्चन प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर का 2 नंबर के लिए मैं आज आपको बताऊंगा, 5 नंबर लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के लिए जितना बताऊंगा अभी से वो 1 और 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कूलम्स लॉ क्या है, वो पूछ सकता है, या तो ऐसा पूछेगा कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है, रेस्ट के लिए भी है कि मोशन के लिए है। तो सिर्फ किसके लिए रहेगा, रेस्ट के लिए रहेगा। याद रखना फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, देखिए E = F/Q। कोई पॉइंट चार्ज जो है वो अपने आसपास जिस फोर्स को फील करता है ना, जिस फोर्स को फील करता है हम उसको कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट भी आप याद रखना, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, है ना, याद रखना। इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, स्फीयर के लिए। तो हमारे पास जो स्फीयर रहेगा ना ये 2 टाइप का रहेगा, ठीक है, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग में भी ना 3 कंडीशन रहेगा। क्या क्या कंडीशन, हॉलो मतलब हॉलो रहेगा एक तो, और एक रहेगा क्या अपना सॉलिड। देखिए स्फीयर 2 टाइप का है, कौन कौन सा, बेसिकली 2 समझ लो, कौन कौन सा, हॉलो और क्या, सॉलिड। अब हॉलो में 2 रहेगा कहानी, कंडक्टिंग का नॉन कंडक्टिंग का, और सॉलिड में भी कंडक्टिंग का नॉन कंडक्टिंग का। तो मैं यहाँ वही टर्म्स को लाया हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी है इनका बट वो नहीं, सिर्फ जो पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से पूछ सकता है कि 3 कंडीशन दे देगा आपको, है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है 3 कंडीशन आपको। एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में जो चार्ज होता है याद रखना वो कभी उसके अंदर नहीं आएगा। हॉलो स्फीयर मतलब समझ रहे हो, जैसे फुटबॉल, बताओ फुटबॉल के अंदर कुछ भरा रहता है क्या, नहीं, वो तो खाली रहता है, ऊपर से बस हॉलो रहता है, ठीक है। अंदर से क्या है, पूरा हॉलो रहेगा, ऊपर से बस एक कवर रहता है। तो कुछ इस प्रकार का मान के चलो, ऐसा कुछ। तो जब हम इसको ना चार्ज देंगे ना, क्या करेंगे, इसको हम जब चार्ज देंगे तो चार्ज है देखो अंदर नहीं जाएगा, ये इसकी खास बात है। क्या नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा चार्ज, चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। तो ये पूछ सकता है कि हॉलो स्फीयर को चार्ज देने पर वो चार्ज कहाँ रहता है, क्या उसके अंदर जाता है चार्ज, तो कभी नहीं जाता, याद रखना चार्ज अंदर कभी नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा, सिर्फ उसके सरफेस पे। तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर, चार्ज इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या है बताओ, अंदर में क्या है, चार्ज 0, चार्ज क्या है अंदर में 0। और अंदर में जब चार्ज 0 होगा तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ज्यादा आया हुआ है आपके कुछ क्या बोलते हैं ब्रदर्स सेट में, और बाकी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना वहां भी आता है कई बार। तो आप इस टर्म को ना अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम अच्छे से आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट कहाँ है अपना, ये देखो ए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द हॉलो स्फीयर ना, बस। तो हॉलो स्फीयर के अंदर में क्या रहेगा, 0 रहेगा, याद रखना हमेशा। और बाकी 2 कंडीशन सी पे और बी पे क्या है, ये दिख रहा है आपको।
तो ये आप इसको पढ़ के आ सकते हो, बट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपके। इसके बाद देखो मैं पहले इधर पढ़ता हूँ अपना 3 पॉइंट हो गया, क्योंकि हम टोटल 10 फॉर्मूले की बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो 3 तो हो गया आपका। अब देखो 4th क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये क्या है, देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो के लिए वो कहानी बनेगा, उतना याद रखना है। ठीक है, ये सॉलिड के लिए, इसमें हॉलो भी आता है, नॉन कंडक्टिंग में भी हॉलो आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम उसी टर्म्स उठाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम सामने है तो इंपॉर्टेंट को ज्यादा उठाना है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, EC, EC दिख रहा है आपको, EC, EC इज इक्वल टू मतलब कहाँ, कौन सा पॉइंट, देखो स्फीयर के बाहर। याद रखना जो अपना नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड स्फीयर होगा, ये कौन सा स्फीयर है, याद रखना ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं इसको हम लोग, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के ना अंदर भाई जब उसको आप चार्ज दोगे ना सॉलिड स्फीयर को, तो पूरा अंदर बाहर सब तरफ चार्ज रहेगा उसके। तो 3 पॉइंट है A B C। A कहाँ है बताओ, इनसाइड है, जैसे यहाँ पर था वही यहाँ पे है, और B कहाँ है, उसके सरफेस पे। देखो जैसे यहाँ पर B कहाँ पे था, सरफेस पे था ना B पॉइंट, तो वैसे ही B पॉइंट सरफेस पे और C बाहर में है। तो EC में देखो यहाँ पर जो रहेगा चार्ज वो क्या रहेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस यहाँ पर, वो ये रहेगा आपका K³ में R स्क्वायर, जहाँ R क्या है, इसका रेडियस है, देखो इसका रेडियस, स्फीयर का क्या रहेगा, रेडियस रहेगा मान के चलो। ठीक है, या रेडियस नहीं मान सकते हम लोग, इसको ना डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, रेडियस तो इसका R मान लेते हैं। ठीक है, ये है डिस्टेंस। इसके बाद क्या होगा, EB, B यानी कि कहाँ पर, देखो ये दिख रहा है EB कहाँ पर है, ये सरफेस पे है। तो सरफेस के लिए क्या होगा, देखो इनको रटना नहीं है भाई, सरफेस के लिए तो R इक्वल टू R हो जाएगा ना, सिंपल है, R की वैल्यू कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएगा। इसके लिए सरफेस के लिए, तो जब सरफेस के लिए बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर ले लेंगे, यहाँ से KQ R स्क्वायर हो जाएगा। और EA, ये देखो कहाँ पर है, A पॉइंट अंदर है, देखो यहीं पर अंतर है, देखो दोनों में। यहाँ पर EA अंदर में 0 था, क्योंकि चार्ज 0 था, तो भाई जब चार्ज ही नहीं रहेगा कोई सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना भाई, चार्ज की वजह से तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज ही नहीं है तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, फोर्स फील नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ए वाले पॉइंट पर यहाँ कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये आ सकता है, बट मैं बोलूंगा इन दोनों में इंपॉर्टेंट ज्यादा ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान रखना इसको अच्छे से। ठीक है, इसमें हम पोटेंशियल की बात भी करेंगे, अच्छे से करेंगे पोटेंशियल की बात, आगे पढ़ना है हमको इसके बाद वाले चैप्टर में। चलिए इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज। देखो ऐसा है, यूनिफॉर्म जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान के चलिए ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ऐसा इस तरीके से जा रहा है, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर मान लो ऐसा कोई Q चार्ज है यहाँ पर, और Q चार्ज की वजह से ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको ड्रॉ में, देखो। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल, देखो ऐसे नीचे से मान लो ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, देखो ऐसे 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 जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे 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 जा रहे हैं। अब जब ऐसे जाएगा, अब मान लो मैं ऊपर से कोई चार्ज पार्टिकल सब फेंक दूं, ऐसा मान लो इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, ऐसा ऐसा जा रहा है, पानी मान लो पानी जा रहा है ऐसा, और मैंने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, तो जो पानी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज, और मान लो प्रोटॉन फेंक दिया, प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास कोई भी प्रकार का चार्ज आता है तो क्या लगता है बताओ, फोर्स लगता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जब कोई भी क्या आता है, चार्ज आता है, क्या लगता है, तो फोर्स लगता है। तो उसमें जो फोर्स हमारा लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये एग्जाम में सवाल पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, पॉजिटिव चार्ज उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन क्या रहेगा। तो याद रखना आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज में ना जो फोर्स लगेगा ना, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही। जैसे मान लो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया था, ऐसा छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से छोड़ दिया था, तो वो उसको लेके इधर चले जाएगा, क्योंकि उससे फोर्स इधर ही लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब कौन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अपना है, तो ऐसे जा रहा है ना, जब मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, फिर उल्टा ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा ऐसा इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसको, तो ये इधर भाग जाएगा। तो याद रखना कि नेगेटिव चार्ज में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, ठीक है, और इसमें उसी डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स, किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है अपना 6 नंबर का फॉर्मूला, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं कई बार। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, देखो फाई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ई इंटू ई डॉट डी एस। डॉट का मतलब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो डॉट प्रोडक्ट कितना भी आप पढ़ोगे ना, तो हर जगह ये की मतलब है कि डॉट का मतलब होता है कि
ई और ए, दोनों के देखो ई और डी एस, इनके बीच में डॉट लगा है ना, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल समझते हो आप लोग, पैरेलल देखो ऐसा ऐसा, ये पैरेलल, पैरेलल कभी भी डॉट लगे, कहीं भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर डॉट लगता है, इसका मतलब वो क्या है, दूसरे के दोनों दोनों क्वांटिटी क्या है, दूसरे के पैरेलल है ना। जैसे मान लो यहाँ देखो, यहाँ बता रहा हूँ, मान लो ए डॉट बी लगा है, मतलब क्या है, ए और बी दोनों ऐसा पैरेलल है। अगर क्रॉस लगा है, क्रॉस, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा, क्रॉस में ऐसा परपेंडिकुलर और डॉट में ऐसा पैरेलल। याद रखना इस चीज को, अच्छे से याद रखना। तो देखो सिंपल है, और जब भी हम लोग डॉट हटाएंगे, ये भी याद रखना, जब भी डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए बी कॉस थीटा। और जब क्रॉस हटाते हैं तो लगाते हैं साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। तो याद रखना, ये चीज आपको आया होगा समझ में। तो देखो ई डॉट ए, तो डॉट हटाया में क्या लगाया, देखो कॉस लगाया, यानी क्या है, ई और ए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसी बात को यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब अगर देखो मेरे को करना है इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, तो फाई की वैल्यू, फाई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या करना है उसको, मेरे को मिनिमम करना है। मिनिमम करना है मतलब क्या होगा बताओ, थीटा की वैल्यू क्या करनी होगी भाई, थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मैं cos 90 ले लूँ, नहीं थीटा की वैल्यू क्या कर लूँ, मैं 90 ले लूँ, तो मेरा ये हो जाएगा मिनिमम, यानी 0 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ, तो मतलब कितना, थीटा की वैल्यू क्या लूँ मैं, अगर 0 लूँ, 0 लूंगा तो मैं यहाँ पर रखूंगा 0, और 0 करूंगा क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा, ई ए। ठीक है, देखो थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ना वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि बच्चे लंबा बोल के फिर वीडियो आगे देखते नहीं है। तो इसलिए आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख करके एग्जाम में जाना, बिल्कुल यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन फंसेगा, फंसने वाला है इस साल तो। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये होता है, जैसे मान लो बड़ा सिंपल है, देखो ये बताओ चार्ज होता है हमारे पास, अब चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकलता है ना, निकलता है कि निकलता है, देखो यहाँ पर ये देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है ना। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, ऐसा बाहर की ओर निकलेगा, ऐसा बाहर की ओर निकलेगा, कर्व बनाता हुआ, ठीक, कर्व बनाएगा, ऐसा बाहर निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से, है ना। तो उस पॉजिटिव चार्ज से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ लाइन ऐसा बाहर निकला, या ऐसा मान लेता हूँ मैं, ये फोर्स ऑफ लाइन ऐसे जा रहा है ना। अब ये देखो, ये फोर्स ऑफ लाइन है, ये वाला क्या है, ये फोर्स ऑफ लाइन ऐसा जा रहा है, ये ऐसा मान लेते हैं, फोर्स ऑफ लाइन ऐसा जा रहा है। अब क्या होगा, ये मेरा सरफेस है, सरफेस। अब इस सरफेस को जब मैं इसके सामने ऐसा लाऊंगा, ऐसा सामने लाऊंगा, देखो ऐसा सामने लाऊंगा, ऐसा इधर देखो, ये दिख रहा है आपको, देखो ऐसे देखो, आप अपनी तरफ से देखो, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैं क्या कर दिया, सामने ऐसा ला दिया, इसको एक प्लेट को ऐसा सामने रख दिया। अब क्या होगा, इससे जितना फोर्स ऑफ लाइन पास हो रहा है, मान लो यहाँ से 100 फोर्स ऑफ लाइन में ऐसे निकाल दिया, मैंने क्या किया समझो, देखो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको मैं बता रहा था कि मान के चलो फोर्स ऑफ लाइन जो है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फोर्स ऑफ लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है, मान लो कितना आया, मान लो 100 आया। अब 100 आया, मैंने क्या किया, एक बड़े से प्लेट को उसके सामने ऐसे लाके रख दिया, ऐसे प्लेट को लाके रख दिया। अब देखो ये फोर्स ऑफ लाइन ये, और ये प्लेट मेरा ये, अब यहाँ से ना 100 आया, और 100 में से मान लो 5 फोर्स ऑफ लाइन इसमें से इसको चीरते हुए निकल गया, इसको चीरते हुए, इस सरफेस को चीरते हुए निकल गया, और बाकी 95 फोर्स ऑफ लाइन साइड से निकल गए। तो जो चीरते हुए कितना निकला, इससे पासिंग कितना हुआ, 5 हुआ ना, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। ये आपको समझना है कि जितना फोर्स ऑफ लाइन यहाँ से पास होगा इस सरफेस से, उतना ही उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। 100 निकला, 100 में से 5 यहाँ से पास हुआ, 95 95 यहाँ चला गया ना, ऐसे ऐसे, तो इसका फ्लक्स कितना हुआ, 5। मान लो अगर 200 निकलता और 10 यहाँ से पास होता तो कितना होता, जल्दी बोलो, 10 होता। बस ये समझना है अपने को। अब आप लोग खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। एक चीज याद रखना, इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पर ना जो डीएस हमको बोल रहे हैं ना, ये जो डीएस बोल रहे हैं, ये डीएस क्या है, ये इसका एरिया वेक्टर है ना, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सामने होता है, ऐसा परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है हमेशा क्या, एरिया वेक्टर। तो देखो ऐसा जब यहाँ से मैं पास करूंगा, देखो एरिया वेक्टर से निकल रहा है सामने, बराबर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, देखो ऐसे निकल रहा है। अब जो फोर्स ऑफ लाइन वो भी ऐसे निकल रहा है, ऐसे। तो बताओ एरिया वेक्टर तो पहले ही सामने निकल रहा था, अब फोर्स ऑफ लाइन भी यहीं से निकलेगा, तो ये ऐसा बताओ, देखो हाँ समझो इसको, ये देखो एरिया वेक्टर, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला मैं यहाँ ऐसा बना देता हूँ इसको, ये ब्लैक वाला एरिया वेक्टर का मान लो है, और फोर्स ऑफ लाइन भी ऐसे निकल रहा है। तो बताओ एरिया वेक्टर और फोर्स ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना है, बताओ कितना, सोचो कितना है, बताओ है 0 डिग्री, और 0 डिग्री रहेगा ना, एक कहानी चलो ये समझिए, 0 डिग्री में मान लो 5 पास किया, 5,
अब आप लोग खुद सोचो, अगर मान लो ये इसको मैंने इस सरफेस को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब देखो पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अब जैसे से मैं सरफेस को ऐसे करूंगा तो एरिया वेक्टर बदल जाएगा। समझो, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें, एकदम इजी। देखो एरिया वेक्टर पहले ऐसे था ऐसे, अब मैंने क्या किया, मैंने सरफेस को ऐसे घुमा दिया। जब ऐसे घुमा दिया तो इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर घूम जाएगा। लेकिन क्या फोर्स ऑफ लाइन घूम गया क्या? नहीं घूमा, नहीं घूमा, नहीं घूमा, नहीं घूमा। देखो 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 देखो, ये देखो, ये तो ऐसे ही आएगा ना, ये थोड़ी ना घूम जाएगा, ये ऐसे ही आएगा। तो देखो अब ये ऐसा ऐसा है ना, और इसका जो फोर्स ऑफ लाइन था वो ऐसा। अब बताओ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। अब आप लोग खुद से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि जब ये ऐसे था तो 5 फोर्स ऑफ लाइन गया, अब ऐसे जाएगा तो कहां से जा पाएगा? फोर्स ऑफ लाइन ज्यादा कम जाएगा ना, ये तो नहीं जाएगा भाई, कहां से जाएगा? ये तो कितना सरफेस कितना पतला है ना, ये तो उस समय देखो ऐसा चौड़ा था, ज्यादा चला गया, अब ये पतला हो गया, तो कहां जा पाएगा? ऐसा 100 में से शायद एक आध जाए या वो भी ना जाए। तो अपने को ये समझना है कि 90 डिग्री मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उस समय। क्यों? देखो यहाँ पर ना उसी बात को समझाया गया है। ये देखो एरिया वेक्टर इसका मैं अगर निकालता हूँ आपको यहाँ से, देखो ये सरफेस है मेरा, ये क्या है मेरा? सरफेस। ऐसा इसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, क्या? ए करके इस तरीके से निकलेगा एरिया वेक्टर। जब एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा इसका, तो यहाँ से हमको क्या करना है? इसको समझना है, और ये अपना फॉर्मूला जो है ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला जो आएगा, देखो तो याद है ना, कब मैक्सिमम, कब मिनिमम, और एंगल क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। परपेंडिकुलर रहेगा, ध्यान रखो, परपेंडिकुलर रहेगा। देखो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा अगर 90 डिग्री पे तो 0, और पहला रहेगा तो देख लो मैक्सिमम है। अब गॉस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो मैं बता रहा हूं आपको। पहला है कि अपना गॉस लॉ, इसमें क्या करना है अपने को? तो चलिए अभी तक बताया उतना आया समझ में। एरिया वेक्टर याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बताना पड़ा मेरे को। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या है अगला, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से भी क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन वाले सीजन में। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन याद रखना हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर आके टर्मिनेट होता है। तो निकलेगा कहाँ से? पॉजिटिव से, और नेगेटिव पर आके टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ परमेबिलिटी, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब इनके बीच में मान लो डिस्टेंस r है और कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है, ठीक है। दो चार्ज हैं, F फोर्स लग रहा है, बीच में डिस्टेंस r है। अगर इस पूरे सिस्टम को, इसको पकड़ के मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो बताओ फिर इसमें फोर्स कितना होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखना किसी भी मीडियम में जब आप सिस्टम को डालते हो ना, तो उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो ना उसके बीच में लगने वाले फोर्स को ना कम कर देता है, उसके इफेक्ट को कम करता है वो। तो ये फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। इनको अगर मैं वैक्यूम में ले जाऊंगा ना, जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा किसी भी सिस्टम का, तो ध्यान रखना आप लोग इसको। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर लिखते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, ये एक्चुअली में ना वैक्यूम का है, परमिबिलिटी वैक्यूम का, और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, ये वैक्यूम के कंपेयर में रिलेटिव है ये, तो इतना टाइम कम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि मेटल के लिए क्या होता है, पानी के लिए क्या होता है। पानी के लिए 81 होता है ये, है ना। तो मेटल के लिए क्या है, बाकी बुक में आपके दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लो। तो फटाफट फॉर्मूले को पहले लिख लो, उसके बाद में आपके इस क्वेश्चन में आऊंगा। लगभग 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन, और सब इंपॉर्टेंट रहेंगे ना, फटाफट लिखो। तो चलिए बच्चों, अपना पहला जो फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का ये पहला क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी समझाऊंगा बस। तो कैलकुलेट, देखो ऐसा सकता क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन व्हेन दे आर सेपरेटेड विथ इतना। मतलब क्या बोलेगा कि ना, जैसे देखो दो चार्ज है मेरे पास, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दे देता, माइनस प्लस कर देता, या माइनस माइनस कर देता। तो जो भी है इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करना है हमको? एफ निकालना है। एफ मतलब फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग को 3-4 टर्म्स एकदम अच्छे से आना चाहिए। पहला काम तो क्वेश्चन पढ़ना है अपना, सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। दूसरा काम क्या करना है? सोचना है कि इससे फॉर्मूला लगेगा कौन सा। तो दूसरा काम क्या होता है? फॉर्मूला लगाना। तीसरा होता है यूनिट। तीसरा क्या होता है? यूनिट, यानी कि SI CGS सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ कभी भी याद रखना, क्या में कन्वर्ट करेंगे इसको? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या में करेंगे? मीटर में, है ना, SI में करेंगे। और लास्ट होता है अपना कैलकुलेशन। तो 3 चीज कम से कम क्लियर रखो। क्वेश्चन तो खैर पढ़ ही लोगे, आता है पढ़ने। क्या क्या पहला क्या बताया था? क्वेश्चन अगर छोड़ दो तो पहला क्या बताया था? पहला हमको लगाना है फॉर्मूला, अच्छे से लगाना है, करेक्ट फॉर्मूला एकदम, ठीक है। उसके थ्योरी आना चाहिए थोड़ा सा ना, थ्योरी देखो अच्छा आएगा, थोड़ा अच्छा क्लियर होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगा पाओगे। तो पहला मान लो थ्योरी ही है, थोड़ा थ्योरी अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या अच्छा होना चाहिए?
फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। दोनों आ भी जाएंगे तो न्यूमेरिकल सही नहीं बनेगा ना, तीसरा भी आना चाहिए, क्या, यूनिट कन्वर्ट करने आना चाहिए। यूनिट को सेंटीमीटर मीटर कब क्या है, उसके लिए एक वीडियो बना हुआ है मेरे इसी यूट्यूब चैनल में, आप लोग देख लेना, यूनिट प्रीफिक्स करके लिखा होगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी दूंगा इसके लिए, ठीक है। और चौथा जो है अपना आना चाहिए कैलकुलेशन। वहां मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा उतना नहीं सिखाया हूँ, बट यूनिट तो है, तो कैलकुलेशन तो आई होप आपको आता होगा, है ना, 12th स्टैंडर्ड में आप लोग। देखिए एफ निकालना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आ सकता है एक नंबर में, क्या है 9 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। देखो दोनों चार्ज क्या है, प्रोटॉन है दोनों, तो चार्ज लिख लो। अब चार्ज और प्रोटॉन आपको दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आना चाहिए, है ना। क्या होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब ऐसे ही एक और है, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में आर की वैल्यू क्या है, देखो कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ये प्रोटॉन चार्ज तो कितना है, आर की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 4 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व करने तो आता होगा ना, तो सॉल्व कर लो, हो जाएगा क्लियर। अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बोल देता है कि ना इतना फोर्स लग रहा है, मान लो मैं बता दिया आपको इस क्वेश्चन के लिए, एक एग्जांपल की बता रहा हूँ, कोई चार्ज है आपस में प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, इनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना, मान लेते हैं 10 लग रहा है फोर्स, कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स। अब मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, क्या किया मैंने, पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद बताओ फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, तो याद रखना हमेशा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक मीडियम है, मीडियम में डालने के बाद क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है, बताया था ना उस टाइम पे। तो देखो कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू F डैश मतलब नया फोर्स, उनके बीच में लगने वाला नया फोर्स, क्या हो जाएगा F अपॉन में क्या, एप्सिलॉन R, R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है ना, ये देखो अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है, ग्लास के लिए 5 होता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यही से पूछ ले क्वेश्चन, एक नंबर का, क्या ही एक नंबर का, दो ठीक है। वैक्स का 2 होता है, वाटर के लिए 80 और 81, एयर के लिए 1 और मेटल के लिए इनफाइनाइट। तो याद रखना, मान लो अगर इसमें बोल देता कि हम पानी में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, तो बताओ नीचे में डिवाइड कर देना, F कितना था शुरू में 10 अपॉन में 80, सिंपल, ठीक है, 80.4 होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये आना चाहिए अपना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये होगा किसका, कूलॉम्स लॉ का। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा क्या, किससे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू, आप याद रखो क्या, Ne, है ना, जहां पर Q क्या है चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, E क्या है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और E क्या है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये है। तो याद रखना है अपने को कि Q बराबर Ne में N क्या है और E क्या है ना। क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको N की वैल्यू आपको दे देगा, बोलेगा 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से बताओ कितना चार्ज क्रिएट होगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना, उसमें देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां इसको रख देना 5। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है अपने को, ये वाला होगा चार्ज, जो प्रोटॉन का वही होता है, बस साइन का अंतर होता है। तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि चार्ज दे देता है, मान लो बोल दिया 5 कूलम चार्ज में बताओ, क्या बोला मैं, 5 कूलम चार्ज में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जस्ट उल्टा हो गया क्वेश्चन, 5 कूलम मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई 5। क्वेश्चन पढ़ना, यूनिट से समझो क्वेश्चन को, कूलम वाला मतलब वो क्यू ही है, चार्ज ही है वो, यूनिट समझो। यूनिट के लिए वो आप जो मैं बता रहा हूँ ना वीडियो, वो वाला आपको देखना पड़ेगा, एक बार देख लेना। क्या है बताओ, 5 किसकी वैल्यू है, ये थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, 5 किसकी वैल्यू है, ये Q की वैल्यू, तो 5 और N हमको क्या करना है, निकालना है, और E की वैल्यू तो पता है अपने को, ये बस यहाँ से इसको नीचे लाओ, डिवाइड कर दो और N की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, तो एक बार थोड़ा इनको भी आप पढ़ के जाना, एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ना अच्छे से। चलिए फटाफट लिखिए, क्योंकि अगला बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का जो अपना न्यूमेरिकल आता है ना, ये बोल देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, फॉर्मूला पहले याद रखना इसका, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q, ये याद रखना, ठीक है। इसका ना यूनिट भी याद रखना अच्छे से, यूनिट भी एक बार पूछ सकता है, छोटा मोटा इंटेंसिटी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो अपना आएगा, इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपको F की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, कि दो चार्जेस है उनके बीच में क्या है, इतना फोर्स लग रहा है, या कोई चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज है Q चार्ज, ये इतना फोर्स को फील कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। इस चार्ज की वैल्यू तुमको दे देगा, या इलेक्ट्रॉन बोल दिया, मान के चलो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू रख लेना, और F की वैल्यू क्या करना है आपको दिया रहेगा, यानी F मान लो दे दिया कितना 10 न्यूटन, और चार्ज की वैल्यू दे दिया ये इलेक्ट्रॉन है बोल देगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको आना चाहिए, बस इसकी वैल्यू को रखो, ऊपर में रख दो 10 और अपॉन में कर दो क्या
इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितना 1.6 माइनस में 19, बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ज़्यादा उतना क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं गया इसमें से, बट फिर भी बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पढ़ लेना इसको। इसके बाद जो अपना मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको लिख लो पहले। जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ से, जो मेरे को भी लगता है कि वहां से क्वेश्चन आता है और आए, मतलब लगता तो देखो सभी का है, जितना बताया मैं सभी में आता है ना, और आया भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जिसको बोलूंगा वो मेरा जो है ना, मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फोर्स ऑफ लाइन, इनका दोनों का ना रिलेशन से क्वेश्चन आता है। देखो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है। पहली बात तो फोर्स ऑफ लाइन के जो करेक्टर है ना वो पढ़ लेना, कि क्या क्या करेक्टर है फोर्स ऑफ लाइन के, है ना, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से टर्मिनेट होते हैं, कहाँ पर आते हैं, कैसे उनका प्रॉपर्टी है, एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करते, पढ़े इस चीज को। तो फॉर्मूले जितने भी उसकी थ्योरी है ना उसको पढ़ लेना, वो आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक उसका। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। जैसे मान लो, देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मान लो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, गॉस लॉ है ना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक। तो फ्लक्स एक तो पूछ सकता है कि कब ये फ्लक्स की वैल्यू फाई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, यानी जीरो कब होगी। तो इसके लिए मैं बना चुका हूँ वीडियो, इसी में है अपना, शुरू में बताया था फॉर्मूला टाइम पे ही। तो यहाँ से देखो एक आता है गॉस थ्योरम से क्वेश्चन, वो कैसे आएगा। जैसे मान लो हमारे पास, अच्छा गॉस थ्योरम ना बेटा आप लोग याद रखना कि ना हमेशा क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, इसके लिए क्लोज, ओपन के लिए वैलिड नहीं है ना, किसके लिए है, क्लोज के लिए। तो गॉस थ्योरम से क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए, कभी एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज। अब बताओ यहाँ पर मान लो माइनस 2 क्यू चार्ज, अब बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो सिंपल है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ नीचे में अंदर में नेट चार्ज कितना है टोटल, देखो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को कैंसिल कर देगा, ये प्लस 2 क्यू इस माइनस 2 क्यू को कैंसिल कर देगा, तो अंदर में जीरो चार्ज है, और चार्ज अगर जीरो हो गया तो जीरो अपॉन में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा अंदर में। याद रखना इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मान लो इसी क्वेश्चन में मान लो मैं इसको हटा देता अगर, तो ये कैंसिल हो जाते, और क्यू की वैल्यू में क्या रखता, ये रखता, क्यू की वैल्यू क्या रखता, फाई इज इक्वल टू प्लस 2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये रखता मैं। क्लियर, तो ये आप याद रखना। अच्छा कई बार ना एप्सिलॉन नॉट की ना वैल्यू पूछता है एग्जाम में, तो वैल्यू भी याद रखना आप लोग, विथ यूनिट क्या होता है 8.8 10 टू द पावर माइनस 12 क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला कई बार पूछ लेता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताओ एप्सिलॉन नॉट का, एकदम इजी, ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक डायमेंशन के लिए याद मत रखना, ट्रिक से याद रखो। क्या करना पहले लिखना MALT, क्या होगा ये माल्ट, क्या हुआ माल्ट, है ना, माल्ट। बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो वैसे ही माल्ट पढ़ लो। अब लिख दो 1 2 3 4, लिख दिए 1 2 3 4, और फर्स्ट पे और 3 पे लगा दो माइनस, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो इसके लिए इतना जानकारी काफी था। अच्छा एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा निकला, ये ऐसा। अब तुमसे पूछ दिया कि बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है, फोर्स ऑफ लाइन यहां से काउंट करो। देखो इसमें तो आर है ना, ये माइनस से तो आएगा, है ना, माइनस में आता है याद रखना फोर्स ऑफ लाइन, और प्लस से क्या होता है जाता है, देखो माइनस में आ रहा है और प्लस से जा रहा है, तो कितना होगा, देखो कितना फोर्स ऑफ लाइन यहाँ पर गया, कितना बताओ, गया कितना बताओ, कितना गया 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव है और कितना है 4, और ये 2 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि -2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। तो कितने काउंट होंगे पहले उनको काउंट कर लेना, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, उसको माइनस कर देना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसा आ जाए प्लस क्यू, बताओ यहाँ पर क्वेश्चन है ऐसा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर दे दिया, और बोलेगा बताओ इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स बताओ, इस स्फीयर से कितने फ्लक्स निकलेंगे, तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर क्या है चार्ज जीरो, अरे भाई बाहर है ना चार्ज, तो अंदर जीरो है ना, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स तो हम क्या लिखे इनसाइड ना, क्यू इनसाइड वाला इनसाइड है, अंदर चार्ज होना चाहिए, बाहर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आई होप कि आपको ये आया होगा समझ में पूरा वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बताऊंगा, तो अच्छे से एक बार पढ़ लो, फटाफट इसको लिखो, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी जल्दी।